Hello everyone, welcome to Vidya Mandir classes in collaboration with Doubtnut. मेरा नाम करुणेश कुमार है and I've done BTech and MTech from IIT Delhi and मुझे टोटल 9 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो लास्ट 3 लेक्चर्स हम कर चुके हैं डायनेमिक्स के और एक ट्यूटोरियल कर रखा है जिसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी। एक तो न्यूटन्स लॉज बताए थे और एक फोर्सेस के बारे में बताए थे। तो 3 फोर्सेस हम उसमें भी पढ़ चुके हैं, वेट, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स। और एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में हमने बात किया था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा तो हम उसमें किस तरीके से एक पूरे सिस्टम को एक सिंगल बॉडी मान सकते हैं। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से कवर किया है तो आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उन लेक्चर्स को देख लें, ठीक है। तो आज हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, आपको याद होगा कि अगर मान लो अपने पास ऐसा सेटअप था, ठीक है, जिसमें एक ऐसे हमने ब्लॉक लगा दिया था M1 ब्लॉक और एक पुली ऐसे लगा दी थी, आपको याद ही होगा। एक पुली ऐसे लगा दी थी, याद ही होगा। एक पुली और लगा दिया था हमने, ठीक है, ये भी याद होगा आपको। नहीं याद है तो आप प्लीज घर जाके ना रिवाइज किया करो। उससे फायदा क्या होता है, उससे ये फायदा होता है कि आपको चीजें याद रह जाती हैं। रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वी हैड द होल सिस्टम। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये एक स्ट्रिंग ये है, ये देखो एक स्ट्रिंग ये है, दिख रहा है आपको, ये जो मैं ब्लू कलर में कर रहा हूं आपको, करेक्ट। अब वी हैव 2 ब्लॉक्स M1 एंड M2, 2 ब्लॉक्स अपने पास। अब इस सिस्टम में मैंने आपसे पूछा था, अगर मान लो M2 इक्वल्स टू, यही बोला था ना आपको, अगर M2 इक्वल्स टू 100 kg है तो इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें M1 का कितना मास यहां पर लटकाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम मतलब ये ना नीचे एक्सीलरेट करे ना ऊपर एक्सीलरेट करे, करेक्ट है ये बात। तो वही सेम तरीका है। मैं चाहता हूं एक बार आपको स्टेप्स फिर से याद आ जाएं। स्टेप नंबर 1 फिर से, स्टेप नंबर 1 आज फिर से यूज करने वाले हम लोग। वो क्या था, एफबीडी था। तो जितने ब्लॉक्स होंगे जिसका एफबीडी बनाना उसको आइसोलेट करेंगे और उसका एफबीडी बनाएंगे। तो ये आपका, अगर M1 की बात करते हैं हम लोग तो यहां पर टेंशन T मान लेते हैं, है ना। अच्छा, डायरेक्शन में अगर किसी को दिक्कत हो तो बताना, T। और नीचे की तरफ क्या होगा, M1G। और अगर आप सिस्टम को इक्विलिब्रियम में चाहते, यही पूछा था ना कि फाइंड M1, अगर आपको याद हो, फाइंड M1 for which system is, find M1 for which system is in equilibrium और at rest भी मैं बोलता हूं। तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और एट रेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहां पर प्रोवाइडेड तुम्हें M2 इक्वल्स टू 100 kg दिया हुआ है। हमने हर बार M2 को 100 kg ही माना है। अगर M2 आपको 100 kg दिया तो M1 की कितनी वैल्यू हमें रखनी है ताकि ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमने वही सेम स्टैंडर्ड माना था। अब देखो, स्टेप 1 था, उसके बाद तुम्हें पता है कि स्टेप 2 में एक्सीलरेशन डायग्राम था, लेकिन यहां तुम्हें पता है एक्सीलरेशन 0 रखना है क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे चाहते हो। तो 2 3 4 स्टेप्स अगेन याद तो होना चाहिए। 2 3 4 मतलब एक्सीलरेशन डायग्राम, एक्सिस मानना। एक्सिस किधर मानते थे हम लोग, एक्सिस किधर मानते थे भाई, जिधर नेट एक्सीलरेशन होता था उसके लॉन्ग एक्सिस मानते थे और उसके लॉन्ग एक्स एक्सिस मानते थे और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मानते थे। करेक्ट है बात, ठीक है। तो स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में हम लोग क्या करते थे, फोर्सेस को एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करते थे, कंपोनेंट लेते थे, करेक्ट है। तो अब लोग हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजें कर, मतलब यहाँ पे आवश्यकता नहीं है इस वाले सेक्शन में, जब भी एक ही लाइन के लॉन्ग सारे फोर्सेस लाई करते हैं तो आवश्यकता नहीं पड़ती। सीधा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या होगा, सीधा अब तो देखो इतनी प्रैक्टिस हमारी हो गई कि हम इस पे ना इसको डायरेक्टली लिख सकते थे। T इक्वल टू क्या होता अपना M1G, करेक्ट है, इक्वेशन नंबर 1। T इक्वल टू M1G, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बातें यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर, ठीक है, यहां पर एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम M2 ब्लॉक को ध्यान से देखना का बीडी बनाए तो यहां पर टेंशन क्या लग रहा होगा, यहां टेंशन अलग होगा, यहां टेंशन अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा। डिफरेंट स्ट्रिंग मतलब डिफरेंट टेंशन। और हमेशा स्ट्रिंग को खींचो, अगर स्ट्रिंग खींची हुई ना तो उसके स्ट्रिंग का अगर एबीडी बनाना तो उसको बाहर की तरफ बनाओ। अगर स्ट्रिंग पे बाहर की तरफ बन गया तो उसका फोर्स दूसरी बॉडी पे ऊपर उसके ऑपोजिट में लग रहा होगा, ठीक है, ये तो याद रहेगा आपको।
तो जैसे यहां पर अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहां T1 दिखा सकता हूं, है ना भाई। यहां पर क्या दिखा सकता हूं, T1, एक फोर्स यहां पर T1 ऊपर की तरफ, क्योंकि स्ट्रिंग अगर खिंची होगी तो स्ट्रिंग पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, है ना, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, पेयर फोर्स, है ना। तो इस बात को प्लीज ध्यान है, ये T1 होगा और ये इधर कुछ T2 मान लेते हैं, और नीचे की तरफ स्टैंडर्ड वैल्यू है BD के लिए, BD ऑफ M2 की बात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये M2 हो जाएगा, M2 हो जाएगा, M2G हो जाएगा, इसको हम बेसिकली MG नहीं लिखेंगे, M2G लिखेंगे, और ये हो जाएगा BD ऑफ M2 बच्चों, ठीक है। अब अगर ये भी इक्विलिब्रियम है तो सीधा स्टेप 2 3 4 छोड़ दो अभी के लिए, फिलहाल 5 सीधा बैलेंस करेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 इक्वल्स टू M2G, है ना बच्चों, है ना। यही किया था हमने लास्ट टाइम, यही सेम चीज रिपीट किया था, बट वहां पर जैसे पहले वाले केस में हमने कितने पुली लिया था, एक इधर ब्लॉक था एक इधर ब्लॉक था, फिर हमने एक पुली बढ़ाकर एक ऐसे करके हमने सिस्टमेटिकली ऐड कर लिया था, मतलब पुली बढ़ाते जा रहे थे, तो हम देख रहे थे पुली बढ़ा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि रैंडम अरेंजमेंट के साथ पुली बढ़ाएंगे, अरेंजमेंट मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा देंगे तो हमेशा आपका वेट कम लगेगा। इस वाले केस में आपका वेट कम लग रहा है, क्यों, क्योंकि आपने अरेंजमेंट ऐसा किया है, मैकेनिकल सेटअप आपका ऐसा है कि आपका यहाँ पे बैलेंस कम वेट के साथ भी हो जा रहा है। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू M2G आ रहा है, लेकिन यहाँ T है, यहाँ पर T1, यहाँ T2, तो कैसे इक्वेट करें, M1 M2 में कैसे रिलेशन निकालें। तो हमने क्या किया कि अब देखो जब भी ऐसा आया तो पुलिस को ध्यान दो बच्चों, जैसे एक पुली ये है, एक पुली ये है, एक पुली ये है, अब इन दोनों पुलिस का तो कोई खास यूज दिख नहीं रहा हमें, इन दोनों का BD अगर बनाना चाहे, इन दोनों का BD बनाना चाहे तो बड़ी आसानी से BD बन जाएगा। देखो जी बच्चों ये बन गया BD, कैसे बनाएंगे, यहां बना लेते हैं। एक ऊपर की तरफ कितना टेंशन होगा, सेम ही स्ट्रिंग है बच्चों, सेम ही स्ट्रिंग है, देखो ये वाली सेम स्ट्रिंग है, तो यहां भी टेंशन, यहां भी टेंशन, यहां भी टेंशन, यहां भी टेंशन, हर जगह पे सेम होगा। तो यहां पर भी क्या दिखाएंगे हम लोग बच्चों, यहां पर दिखा देंगे बच्चों T1 सॉरी T, और इधर भी दिखा देंगे T, और इधर होगा T1, इसका पेयर फोर्स, इस वाले फोर्स का पेयर फोर्स बच्चों। रिवीजन ही है ये, मान लो पूरे लेक्चर का रिवीजन, अगर ध्यान से देखोगे तो ये होगा, इसको मैं पुली 1 मानता हूं, इसको P1 मानता हूं, और इसको P2 मानता हूं, तो P2 का BD कैसा होगा बच्चों, ऐसे, और ऊपर सेम ही स्ट्रिंग बच्चों, फिर से देखो ये और ये वाला और ये वाला स्ट्रिंग सेम है, तो सेम टेंशन मान सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या मान सकते हैं बच्चों, T, यहां पर क्या मान सकते हैं बच्चों, T, और इधर क्या मान सकते हैं T2। और अगर ये ब्लॉक, ध्यान से देखना, अगर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक आपका स्टेशनरी है ना, अगर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक स्टेशनरी है तो ये पुलिस भी आपकी स्टेशनरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस पुलिस पे भी नेट फोर्स 0 होगा, जितना ऊपर फोर्स उतना ही नीचे फोर्स, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो जैसे आई थिंक लास्ट क्लास में कुछ बच्चे पूछे थे कि भैया T1 इक्वल टू 2T, क्योंकि देखो बच्चों इसका वेट, पुली का वेट नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम लोग पुलिस को मासलेस और फ्रिक्शनलेस मानते हैं, तो इसका MG नहीं दिखाएंगे, तो सिर्फ बच्चों यहाँ क्या दिखाएंगे, T1 इक्वल टू 2T, और यहां पर क्यों, क्योंकि जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स लग रहा है, और यहां क्या दिखाएंगे T2 इक्वल टू 2T। तो यहां पर हम इन वैल्यूज को उठाकर यहां बच्चों रख सकते हैं, देखो, है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, ध्यान से देखें कि 4T इक्वल टू M2G बच्चों, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। अगर अब रिलेशन निकालेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, M2G इज इक्वल टू M1G, है ना। तो बट यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, M2G इक्वल टू 4T1 है, तो अगर T को उठा के यहां रखेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ M1G आएगा, G कट गया बच्चों, तो जो M1 आ रहा है ना, जो M1 आ रहा है वो M2 बाई जो M1 आ रहा है, ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा इस बात को। तो यहां पर आई थिंक मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं एक बार, ये यहां पे गलती हो सकती है, ये फिर से मैंने कहा कि 40 इक्वस टू क्या होगा अपना M2G, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करें, यहां T को उठा के यहां डालेंगे, 4M1G इक्वस टू M2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि M1 इक्वस टू क्या होगा, M2 बाई 4। तो M2 कितना था बच्चों, 100, और 4 हो गया, तो आपको M1 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी बच्चों, 25 kg, मतलब 4 गुना वेट कम कर दिया। मैंने इसको लास्ट टाइम आपको एप्लीकेशन ही बताया था, बट ये प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा है। तो आपको एफबीडी का बहुत अच्छे से आपको आइडिया होना चाहिए, फोर्सेज अच्छे से ड्रॉ होना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि आपने मैं मतलब लेक्चर 1 से एफबीडी ही कर रहा हूं, अगर आपने लेक्चर 1 2 एंड 3 नहीं देखा तो प्लीज गो एंड रिवाइज बहुत केयरफुली, और आपको लगता है कि एफबीडी में अभी दिक्कत है तो मुझे बताएं, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा सिर्फ एफबीडी बना रहा हूँ जिसमें, ठीक है, मुझे बताएं। बट तो क्लियर है बातें यहाँ पे,
तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिचुएशन, बहुत आसान सी सिचुएशन है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने जो अगर कंक्लूड करें तो हमने अभी तक नॉर्मल वेट और फोर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, बट इस वाले स्ट्रिंग को इंट्रोड्यूस करके अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट नहीं किया था, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स में क्वेश्चन लेंगे जो एक्सीलरेट हो रहा होगा, जो एक्सीलरेटिंग सेटअप होगा। एक्सीलरेटिंग सेटअप का फंडा क्या होगा, बहुत आसान सा तरीका है। अगर मान लो अपने पास एक वॉल है, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, है ना, वॉल है और हमने यहां से एक पुली हैंग कर दिया और इसके अराउंड में हमने ब्लॉक लटका दिया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान सी बात है। इसके अराउंड हमने ब्लॉक लटका दिया, एक M1 है, एक M2 है, और ये पुली बाय डिफॉल्ट मासलेस है बच्चों, है ना। इसको ले लेते हैं केस 1। ऐसा करके बहुत सारे केसेस बनाएंगे ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। तो ये M1 M2 दो डिफरेंट मासेस हैं, है ना, दो ब्लॉक्स हैं, और ये पुली के क्रॉस स्ट्रिंग से, एक ही सिंगल स्ट्रिंग से बंधी हुई। तो अगर स्ट्रिंग दिखाना चाहो तो सिंगल स्ट्रिंग आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, ऐसे सिंगल स्ट्रिंग दिखा लो, ये ठीक है, एक ही स्ट्रिंग है। और ये वाली स्ट्रिंग अलग है बच्चों, ये वाली स्ट्रिंग अलग है, करेक्ट है। अब मुद्दा आता है अगर इसमें से एक भी, देखो अगर अगर तुम्हें बहुत क्लियर कट दिख रहा होगा कि एक तराजू जैसा है, तो दोनों तरफ अगर वेट सेम होगा तो ये बैलेंस रहेगा। लेकिन इनमें से एक भी अगर अलग वेट का हुआ, अलग मास का हुआ, तो एक्सेलेरेट करना शुरू कर देगा। तो मान लो M1 इज ग्रेटर देन M2, मान लो गिवन M1 इज ग्रेटर देन M2। ठीक है बच्चों, फाइंड देन फाइंड एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन ऑफ M1 एंड M2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर भी आपको बहुत केयरफुली चीजों को समझना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करते हैं, इसका स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 1 लिखते हैं, बहुत केयरफुली देखना। अब एक्सीलरेशन की बात हुई, अब एक्सीलरेट करा, अब बैलेंस नहीं करना। स्टेप 1 एफबीडी। एफबीडी तो बच्चों इतनी बार बना चुके हैं सेम ही चीज का कि अब तो हमें पता होना चाहिए। ये टी होगा और नीचे होगा बच्चों M1G। ठीक है, ये हो गया एफबीडी, एफबीडी ऑफ M1। ठीक है बच्चों, अगर स्टेप 2 की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन डायग्राम में। अब एक्सीलरेशन डायग्राम में बता सकते हो कि इसका एक्सीलरेशन किधर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। अब M1 अगर ज्यादा है M2 से तो नीचे की तरफ होगा। तो इस पूरी स्ट्रिंग का एक्सीलरेशन किधर होगा, इस पूरी स्ट्रिंग का एक्सीलरेशन किधर होगा बच्चों, इस पूरी स्ट्रिंग का जो एक्सीलरेशन होगा, ध्यान से देखना, इस पूरी जो स्ट्रिंग का एक्सीलरेशन होगा वो अलोंग द स्ट्रिंग होगा, है ना। तो अगर स्ट्रिंग किसी, देखो अब ये चीज थोड़ा ध्यान से सुनना, इस चीज को रिलेट करना बच्चों, ये थोड़ा सा तुम्हें इंटरेस्ट आएगा इसमें। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ये पुली एक्सीलरेट कर रही होती है, अगर मान लो ये पुली एक्सीलरेट कर रही होती है बच्चों ये, तो कहानी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, रिलेटिव मोशन में चली जाती है। अभी फिलहाल फिक्स्ड है, तो अगर एक पुली फिक्स्ड है और उसके अराउंड एक स्ट्रिंग पास हो रही है, उसके ऊपर से एक स्ट्रिंग जा रही है, एक रस्सी जा रही है ऐसे करके, तो जो रस्सी का एक्सीलरेशन होगा, जो रस्सी एक्सीलरेट करके हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग करेगी, मतलब इस वाले पार्ट में ऊपर की तरफ जाएगा और इस वाले पार्ट में नीचे की तरफ है। ऐसा नहीं होगा कि इधर भी नीचे जा रहा और इधर भी नीचे जा रहा, ऐसा नहीं होगा, है ना। या ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, अगर ये नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये भी नीचे आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये भी नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं, ब्रेक हो जाएगा। तो यहीं पर एक्सीलरेशन डायग्राम के लिए मैंने स्टेटमेंट 2 बना दिया बच्चों, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 याद है आपको, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 क्या होगा बच्चों आपके लिए, स्टेटमेंट 1 था कि अगर कोई ब्लॉक किसी फिक्स सरफेस के कांटेक्ट, ये जो स्टेटमेंट्स है इस बात को प्लीज याद रखना, स्टेटमेंट्स हैं ये सिर्फ एक्सेलेरेशन को ड्रॉ करने के लिए है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन के लिए। और ट्रस्ट मी, इतना इंपॉर्टेंट है एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, गलती कर दोगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट को बहुत धीरे धीरे, जैसा भी तो बहुत आसान से स्टेटमेंट है कि जैसा पहला स्टेटमेंट था कि अगर एक ग्राउंड है, फिक्स सरफेस है, मान लो फिक्स सरफेस है, ये देखो फिक्स सरफेस है, ठीक है बच्चों, ये फिक्स्ड है, और इस पे अगर मैं ब्लॉक रख दूं तो इसका अगर ये कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा तो इसका एक्सीलरेशन या तो इधर होगा या तो इधर होगा, मतलब सरफेस के लॉन्ग ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट होती है। इफ अ ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विद फिक्स्ड सरफेस देन इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी अलोंग द सरफेस। कॉन्टैक्ट का मतलब कभी भी कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा है। सेम तरीके से स्टेटमेंट 2 बना रहा हूं बच्चों में, मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट 2 क्या बच्चों,
कि अगर मान लो इफ अ स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर, अगर एक स्ट्रिंग फिक्स पुली के ऊपर से पास हो रहा है तो जो स्ट्रिंग का एक्सेलेरेशन होगा हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगा, है ना। इफ देखो लिख देता हूं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। इफ इफ अ स्ट्रिंग इफ अ स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर फिक्स्ड पुली, ध्यान से बच्चों, देन एक्सेलेरेशन of string is always along the string। अब इसका मतलब क्या है ये समझना हमें, है ना, ध्यान से समझेंगे। इफ अ स्ट्रिंग, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है, ये फिक्स पुली, देखो ये फिक्स है, यहां से पास हो रही बच्चों, है ना, तो इसका एक्सेलेरेशन अलोंग द स्ट्रिंग होगा, इसी के अलोंग होगा, पक्की बात है। मतलब इस वाले एंड का एक्सेलेरेशन अगर तुमने इसके अलोंग माना है इधर भी हो सकता है, और अगर तुमने इधर माना है तो इधर भी हो सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि अलोंग द स्ट्रिंग ही होगी बच्चों। बहुत ध्यान से सुनना, क्वालिटी कंटेंट है। मतलब मैं आके आपको ऐसे छोटी छोटी एक एक लाइन वन लाइनर क्वेश्चन समझा के कोई फायदा नहीं बच्चों से। एनसीईआरटी सीबीएसई भी क्लियर नहीं होता, सीबीएसई भी आजकल डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता बच्चों, तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं समझना हमें, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे तब जाके आईआईटी होगा, या फिर सीबीएसई में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो तुम्हें एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वन लाइनर क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है ना। तो वन लाइनर पे इतना टाइम नहीं खर्चना चाहिए, तो पहले इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्लियर है बच्चों। तो if a string is passing over a fixed pulley then its acceleration must be along this string। बच्चों इसका स्ट्रिंग के along ही एक्सेलेरेशन होना चाहिए। तो अगर तुमने इस वाले का एक्सेलेरेशन, अब देखो, अगर इस वाले, अब देखो तुम्हें दिख रहा है m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है बच्चों, तो इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होना चाहिए और इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ होगा। दिस स्टेटमेंट लुक्स लाइक वेरी इजी स्टेटमेंट, लेकिन जब आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आओगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा इसको करने में, तुम्हें लगेगा कि बहुत सपोर्टिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर बच्चों इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होगा, एक्सेलेरेशन डायग्राम हो गया। अब यहां पर स्टेप 3 और 4 किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो एक्सिस डिसाइड करने के लिए बात करें, लेकिन सारे फोर्सेस यहां पे बच्चों एक ही एक्सिस के अलॉन्ग है, तो कोई मतलब नहीं, वर्टिकल एक्सिस है और रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो सारे फोर्सेज है वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है। तो सीधा स्टेप 5 की बात करते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 5 स्टेप नंबर 5 स्टेप नंबर 5 क्या बच्चों? नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू एम ए। अब बता सकते हो बच्चों यहां पर नेट फोर्स किधर होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा? देखो एक दो सेकंड दे दो, सोचो बताओ किधर होना चाहिए। अगर नीचे एक्सेलेरेशन है तो कैसे बैलेंस करोगे बच्चों? नीचे एक्सेलेरेशन है तो कैसे बैलेंस करोगे बच्चों, बताओ ना। हाँ जी, सही बात है बिल्कुल। m1g नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है, तो दो ही फोर्स है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है। और अगर आप नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहे हो इसका मतलब नीचे ज्यादा फोर्स लगा होगा, तभी तो उधर की तरफ धक्का लगा होगा ओवरऑल। ओवरऑल मतलब नेट धक्का। तो इसका मतलब m1g बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इंटू एक्सेलेरेशन, इक्वेशन नंबर 1। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रही होगी, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी तक सिर्फ हमने M1 का ही एफबीडी बनाया है, अगर M2 का एफबीडी बनाएंगे, ठीक है बच्चों, अगर M2 का एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी ऑफ M2 बनाते हैं और उसमें देखते हैं एफबीडी ऑफ M2, ठीक है बच्चों। तो ये M2 हो गया, ऊपर की तरफ T होगा। अच्छा दोनों तरफ सेम टेंशन क्यों माना, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, तो इधर T अगर है इधर T हो, फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलेरेट करेक्ट नहीं करता। अगर मासलेस है तो पक्के से एक्सेलेरेशन अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, ये बात हुई। अगर इफ स्ट्रिंग इज अ मासलेस देन एक्सेलेरेशन ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। तो पक्की बात है बच्चों, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा विच इज m2g, ठीक है बच्चों। अब एक्सेलेरेशन किधर होगा बच्चों, एक्सेलेरेशन किधर होगा? अगर इस वाले का इधर की तरफ एक्सेलेरेशन है तो इसका अलोंग द, ये इधर आ रहा है तो इसका भी तो अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे ही होगा, तो इसका ऊपर हमने इसीलिए माना था, तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर फंडा क्या है, स्टेप 1 हो चुका है, स्टेप 2 हो चुका है एफबीडी, अब इतना क्या बार बार सेम चीज दिखेंगे, एक्सेलेरेशन डायग्राम और 3 4 की कोई आवश्यकता नहीं है, एक्सिस मानना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही एक्सिस के अलॉन्ग सारे फोर्सेस बच्चों लग रही है, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहां पर सीधा स्टेप नंबर 5 लगाएंगे, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू टी माइनस टी। क्यू इस बार टी क्यों किया, क्योंकि इस बार एक्सेलेरेट ऊपर हमने माना है, एक्सेलेरेट ऊपर माना है, तो क्या हो जाएगा टी माइनस इनफैक्ट हमें दिख रहा है अगर इधर नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर, तो इट हैज टू एक्सेलेरेट अपवर्ड। तो टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2a बच्चों, इक्वेशन नंबर 2।
ये देखो, अगर यहां पर स्टेप 5 में आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा और ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बच्चों दिख रहा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एक्सेलेरेशन इजीली मिल जाएगा। तो क्या होगा, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है। तो माइनस टी मतलब इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देते बच्चों, ठीक है। m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, राइट हैंड, ये टी टी कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू बच्चों m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया। क्या दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है बच्चों? बिल्कुल नहीं। दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे भैया क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो आप, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना बच्चों। भैया आपने एक ही माना था, दोनों का अलोंग द स्ट्रिंग आप सेम कह रहे हो। अलोंग द स्ट्रिंग सेम बच्चे, डायरेक्शन के साथ सेम है। अगर अलोंग द स्ट्रिंग बोलते तो डायरेक्शन के साथ बच्चों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन के साथ सेम है। लेकिन अगर हम सिर्फ, ध्यान से सुनना, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं तो इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, ध्यान से सुनना, इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ और इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है बच्चों। इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है और इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है बच्चों। ध्यान देना इस बात को, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। एक का एक्सेलेरेशन नीचे, एक का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अलोंग द स्ट्रिंग बोलने का मतलब डायरेक्शन आपने फिक्स कर दी तब सेम बोलते हो आप इसे, ये अलोंग द स्ट्रिंग। हाँ जी, इसका अलोंग द स्ट्रिंग डायरेक्शन सेम बोलोगे तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वर्टिकल स्पेस में बोलोगे, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग आपने एक्चुअली पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर दिया है स्ट्रिंग के अलोंग डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सेम कर दिया तो वेक्टर में भी सेम हो गया है। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो अलोंग द स्ट्रिंग सेम है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन इज सेम। बट अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को आपको सेम बोलना है तो उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए बच्चों। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते हैं। मतलब अभी आपने इतना सारा तामा झामा स्टेप्स वगैरह लगाए, मैं इसी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर देता हूं। बिल्कुल सिंगल लाइनर, मतलब अगर तुम कॉमन सेंस लगाओगे तो बिल्कुल सिंगल लाइनर क्वेश्चन होगा, ठीक है। मतलब इन क्वेश्चंस को आप इंडिविजुअल जैसे एक एक बॉडी का एफबीडी बना के करोगे तो भी फटाफट हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हो तो भी होगा। कैसे होगा बच्चों? देखो, मान लो ये आपका फिर से, ये मान लो आपका सीलिंग हो गया, ठीक है बच्चों, करेक्ट है। और ये रहा आपका पुली, ठीक है बच्चों। और इधर लगा दिया हमने ब्लॉक्स, एक M1 और एक M2 बच्चों, ठीक है बच्चों। और ये था M1 और ये था M2। अब थोड़ा अच्छे से देखना, अगर अच्छे से नहीं देखोगे तो परेशान हो जाओगे। ये M1 है, ये M2 है, करेक्ट। और ये पुली है, इस बात को ध्यान देना, ये पुली है और ये पुली बाय डिफॉल्ट मासलेस है। एंड मैं डायरेक्टली एक सिंगल लाइन में इसका एक्सेलेरेशन निकालूंगा। अब अगर स्टेटमेंट 2 को देखेंगे तो इस पूरे ब्लॉक में रस्सी के लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन आएगा, इसके लॉन्ग अगर एक्सेलेरेशन देखा जाए, इसके लॉन्ग, किसके लॉन्ग, अगर M1 नीचे की तरफ तो इसके लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन आएगा, मैं डबल लाइन से हमेशा एक्सेलेरेशन दिखाने की कोशिश करता हूं, तो इसके लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन आएगा, ये देखो, इसके लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन आएगा वो सेम हो। बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करता हूं, एक ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है जो स्ट्रिंग के लॉन्ग सीधा लगाऊंगा। स्ट्रिंग के लॉन्ग ड्राइविंग फोर्स, थोड़ा ध्यान से सुनना, दिमाग थोड़ा अच्छे से समझना। देखो, अगर अब स्ट्रिंग और दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेते हैं, देखो कैसे सिस्टम माना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है। हमने क्या किया कि इसको सिस्टम माना, सिर्फ रस्सी और दोनों ब्लॉक को, और रस्सी के लॉन्ग, जैसे रस्सी के लॉन्ग नेट फोर्स देख लिया। जैसे अगर यही सेम चीज ऐसे होता बच्चों, जैसे ऐसे मान लो ऐसे करके होता और एक फोर्स यहां लग रहा होता बच्चों, तो तुम कहते कोई बात नहीं भैया, ये हो गया सिस्टम और ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, है ना। और दिस इक्वल्स टू टोटल मास M1 प्लस M2, है ना। इधर लिख देते हैं F इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए, है ना। तो ए आ जाता, आप कहते भैया A इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है बच्चों। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन मैंने माना है, बिल्कुल ध्यान से समझना, वो मैंने अलोंग द स्ट्रिंग मान लिया। तो अगर मुझे दिख रहा है, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये नीचे की तरफ लग रहा है M1G, ठीक है, और इधर लग रहा है M2G, तो अगर आपका सिस्टम ये है, ठीक है, अगर ये सिस्टम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो टेंशन फोर्स होगा भी इंटरनल हो जाएगा यहां पे। क्यों? क्योंकि देखो इधर लग रहा है और ये स्ट्रिंग अंदर का, सिस्टम के अंदर के फोर्स लगा रहा है। अगर ये सिस्टम है तो स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो सिस्टम के अंदर का फोर्स है, स्ट्रिंग, है ना। अगर मैं इसको अलग करना चाहूँ तो कुछ ऐसे लगाने की बच्चे कोशिश कर रहा हूं, ऐसे,
ऐसे along द स्ट्रिंग ओनली फोर्स लगा रहा हूं। तो ये सिस्टम है अपना, और इस पे एक फोर्स लग रहा है m1g बच्चों, और इधर लग रहा है m2g बच्चों, है ना। और एक्सेलेरेशन बच्चों ऐसे है, ऐसे माना हमने। अब एक्सेलेरेशन तुम किधर भी मान सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपने एक्सेलेरेशन इधर मान लिया, ठीक है। तब इसी स्ट्रिंग के लॉन्ग नेट फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसी स्ट्रिंग के लॉन्ग नेट फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बता सकते हो एक्सटर्नल फोर्स कितने हैं इस पे, क्योंकि जो न्यूटन सेकंड लॉ, देखो यहां पर मैंने पूरे सिस्टम का एफबीडी बना दिया। तो ऐसा बोल सकते हैं ये स्टेप 1 है, पूरे सिस्टम का एफबीडी बना दिया। और स्टेप 2 3 4 यहां मत लगाओ, सीधा यहां पर एक्सेलेरेशन अलोंग द स्ट्रिंग जा रहा है, सीधा स्टेप 5 लगा सकते हो। इनफैक्ट अगली बार से ये बीडी बनाने की आवश्यकता नहीं, अलोंग द स्ट्रिंग ही सोचेंगे फिर। तो यहां पर देखो, अब अगर एक्सेलेरेशन आपने एक्सेलेरेशन इधर की तरफ माना है, तो इसका मतलब दो ही फोर्स है। एक देखो स्ट्रिंग के लॉन्ग फोर्स होगा, और एक स्ट्रिंग के ऑपोजिट फोर्स है। दो ही टाइप के फोर्स होंगे, एक इधर की तरफ फोर्स हो सकता है, और एक इसके ऑपोजिट फोर्स हो सकता है। तो इधर वाले फोर्स है ना, इधर वाले फोर्स माइनस ये वाला फोर्स होगा आपका नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। तो आपको सीधा अगर सिंगल लाइनर करना है, तो आप कहोगे नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लोगे बच्चों, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। तो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग कितनी होगी, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है बच्चों। तो कितना होने वाला है, m1g माइनस m2g, ठीक है बच्चों, m1g माइनस m2g, ये आपका नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, और ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिस नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल्स टू, बच्चों, मस्ट बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, सम ऑफ मासेस ऑफ द सिस्टम, जितना मास ऑफ द सिस्टम। अब अच्छा, दोनों का एक्सेलेरेशन अलोंग द स्ट्रिंग सेम है, तो हम लोग उसको सिंगल बॉडी मान के करना है अलोंग द स्ट्रिंग, वही सेम कॉन्सेप्ट जैसा हम वहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल में किया था। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि देखो सीधा सीधा स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स आपका, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग आपका, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द अलोंग द स्ट्रिंग, जितने मासेस आने सबको ऐड कर दो, इनटू ए, और अलोंग द स्ट्रिंग सबका सेम है। तो ए आ जाएगा अपना, ए सीधा सीधा आ गया आपका m1 g माइनस m2 g। तो g कॉमन ले लिया हमने, और ये सीधा सीधा देखो एक सिंगल लाइन में आ गया आंसर। आपको इतना झामा तामा करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये बात प्लीज ध्यान देना। देखो ये लगता तो बड़ा आसान सा है बच्चों, लेकिन एक बार जब दिमाग में आ जाता तभी समझ में आता। तो यहां पर एक्सेलेरेशन आ गया बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि a इक्वल्स टू m1g माइनस m2g, ठीक है, a इक्वल्स टू m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा है। अब ये आ गया, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना सारा टाइम आपका लगा दिया, ठीक है। लेकिन इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि, क्या ध्यान रखेंगे कि ये सिंपल क्वेश्चन, इसको मुश्किल क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, मुश्किल क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को। हालांकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करोगे तो भी फटाफट हो जाएगा। तो चलो एक ऐसा ही इसी कॉन्सेप्ट को किसी एक और क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। तो दिस इज क्या कहोगे, दिस इज ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेप्ट। दिस इज व्हाट, ड्राइविंग, नेट ड्राइविंग फोर्स लिखा हमने, नेट ड्राइविंग फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लिखना है। नेट ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं ये, नेट ड्राइविंग फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अलोंग सारे को सिस्टम मान लेते हैं, और इसी अलोंग सीधा ड्राइविंग फोर्स बच्चों लिखते हैं, सीधा ड्राइविंग फोर्स लिखते हैं, और हमें फटाफट आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेप्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेप्ट, है ना, ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेप्ट। तो ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। ये ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते हैं, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लेते हैं। अब मैं आपको ऐसा नहीं कैसे छोड़ दूंगा, मैं आप बिल्कुल और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तभी हमें मजा आएगा। अब देखो, जैसे मान लो अपने पास एक फ्लैट सरफेस है, और अपने पास एक ऐसा वर्टिकल वॉल, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये लो, और यहां पर एक पुली बना देता हूं बच्चों, और यहां पर एक स्ट्रिंग लगा देता हूं बच्चों, इधर नहीं इधर लगाता हूं, उधर जुड़ जा रहा है, कोई बात नहीं, ओके, मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके जोड़ दिया हमने, और एक ऐसे करके यहां पर कर दिया, और यहां पर एक ब्लॉक लटका दिया, ठीक है बच्चों, ओके ऑलराइट। और इसको हमने क्या मान लिया, m1 मान लिया बच्चों, और इसको m2 मान लिया, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखो, अभी जो हम लोग इसको केस 2 मानते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस ले लेंगे अपन, तो केस 2 लेते हैं, है ना। अब यहां पर m1 ये m2, और यहां पर जो सरफेस है वो स्मूथ है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन हमने इंट्रोड्यूस बच्चों नहीं किया, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट द फ्रिक्शन। और ये पुली जो है बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर मानना है तो क्या मानेंगे, नहीं दिया कुछ तो मासलेस मानेंगे बच्चे, मासलेस पुली। स्ट्रिंग को क्या मानेंगे बच्चों, स्ट्रिंग भी आपकी मासलेस आएगी, स्ट्रिंग मासलेस। देखो छोटी छोटी बात है, स्ट्रिंग मासलेस होगी।
ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि आप भूल मत जाना, ठीक है। देन व्हाट, देन फाइंड एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक, ठीक है बच्चों, बोथ द ब्लॉक्स, बोथ द ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, ड्राइविंग वाला कॉन्सेप्ट लगाएं। अच्छा बता सकते हो किधर गिरेगा, देखो इधर तो जा नहीं सकता, इधर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, अगर जा सकता है तो इधर ही जा सकता है। तो इसका अलोंग द स्ट्रिंग हम लोग सेम एक्सेलेरेशन मान सकते हैं, अलोंग द स्ट्रिंग सेम एक्सेलेरेशन मान सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग तुम्हारी, अच्छा स्ट्रिंग की एक और प्रॉपर्टी हमेशा याद रखेंगे, स्ट्रिंग खींचती नहीं हमारे, जब तक हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर पर नहीं जाएंगे तब तक स्ट्रिंग खींचेगी नहीं, स्ट्रिंग टाइट ही रहेगी, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट होती है। तो ये प्रॉपर्टी भी अपन याद रखेंगे आगे के रेफरेंस के लिए। स्ट्रिंग को हमेशा क्या मानते हैं, इन एक्सटेंसिबल, इन एक्सटेंसिबल मतलब खींचेगी नहीं बच्चों, खींचेगी नहीं, मतलब अगर लेंथ मोशन के दौरान ऐसा नहीं कि तन के बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, खींचेगी नहीं, लंबी नहीं होगी ना छोटी होगी, जो लेंथ थी वही लेंथ बनी रहेगी, लेंथ नहीं होगी, करेक्ट है। तो इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी, इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे, करेक्ट। तो यहां पर आ गया, अब ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप मुझे बता सकते हो स्ट्रिंग, जैसे ये है स्ट्रिंग, सीधा सीधा देखो ये है स्ट्रिंग, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा, ये इधर की तरफ एक्सीलरेशन मान लेते हैं हम लोग, देखो ऐसे मान सकते हैं बच्चों, ऐसे अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो ये राइट की तरफ जाएगा। अब इधर बहुत सारे बच्चे भैया इधर मान लो, अरे ना बच्चे इधर कैसे मान लेंगे, इधर कैसे मान ले बताओ, इधर तो एक्सीलरेट करने को चांस ही नहीं, इधर कोई फोर्स ही नहीं खींचने के लिए, जो खींच सकता है वो वेट की वजह से नीचे आएगा, और फ्रिक्शन नहीं है तो इसको अवॉइड कर जाएगा, नीचे ही आएगा। तो इसका जो एक्सीलरेशन आने वाला बच्चों वो तुम्हारा ऐसे ही आएगा। अगर अब एक्सेलेरेशन, अगर तुम अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स देखोगे तो यहां पर जो mg, इस बार देखो mg अलोंग द स्ट्रिंग नहीं लग रहा है, किस वाले पे, यहां पर देखो n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और ये जो टेंशन है ये इंटरनल हो गया बच्चों, है ना। तो यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, m2g, ध्यान से देखना, m2g नीचे की तरफ लग रहा है ना। अगर हम यहां पर एक सिस्टम बनाए, सिस्टम बनाए, ध्यान से देखना, सीधा ऐसे सोचो, एबीडी ऑफ द सिस्टम, एक ब्लॉक ये और ये और ये ऐसे करके इसके लॉन्ग ये अपना M2 हो गया और ये M1 हो गया। अगर स्ट्रिंग के लॉन्ग फोर्स देखें तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है बच्चों यहाँ पे, M2G, और ये है M1 ब्लॉक और ये है M2 ब्लॉक, करेक्ट है बच्चों। तो स्ट्रिंग के लॉन्ग एक ही फोर्स लग रहा है, कहोगे भैया एमजी भी लग, अरे भाई इस बार एमजी स्ट्रिंग के लॉन्ग नहीं लग रहा है, स्ट्रिंग के लॉन्ग फोर्स देखना है, स्ट्रिंग के लॉन्ग, है ना। तो इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, स्ट्रिंग के लॉन्ग, स्ट्रिंग इधर की तरफ, इधर की तरफ एक ही फोर्स है, वो एमजी की तरफ है। तो इस पूरे सिस्टम पे, जो सिस्टम ने माना है, ये सिस्टम माना है, इसमें नेट फोर्स देखा जाए तो M2G इज द नेट फोर्स, वो भी नीचे की तरफ, तो इधर ही हमने एक्सेलरेशन ही माना था, तो ये भी डायरेक्शन ध्यान रखना बच्चों, ये ए नीचे की तरफ माना था, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं, M2 पे नहीं लिख रहा, पूरे सिस्टम पे लिख रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, M2G इज द नेट फोर्स, सीधा स्टेप नंबर 5 पे आ गए, स्टेप बाकी सारा छोड़ देते हैं, स्टेप 1 से 5, तो M2G, इसीलिए तो फायदा होता है, M2G इक्वल टू सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस M2, बहुत सारे बच्चे भैया M2 लगा दो, नहीं, पूरे सिस्टम पे लिख रहे तो पूरे सिस्टम का मास, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कब हम लोग रखते हैं, सब ए रख देते हैं जब सबका सेम होता है, तो यहां पर सबका सेम है लेकिन along the string, make sure understand, यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझना, along the string सेम है, M2G is equals to M1 plus M2 into A, तो यहां पर सीधा बच्चों देखो एक ही लाइन में आंसर आ गया, A is equals to M2G upon M1 plus M2, है ना भाई, कोई गड़बड़ लगे तो बता दीजिएगा। देखो अब ऐसा तो नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ऐसे ही आ जाएगा, भाई सीखेंगे नहीं, ऐसे बस बैठ के देखते रहेंगे तो आ जाएगा, नहीं भैया, सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखो इसे, बिल्कुल कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, कंटेंट तो वही पढ़ाऊंगा जो आईआईटी में आता है, ये बात दिमाग में बिठा लो, कंटेंट तो वही पढ़ाऊंगा जो आईआईटी में आता है, बिल्कुल कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस कंटेंट को समझो, मल्टीपल टाइम करो, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डालो भैया बताइए दोबारा, मैं रिवीजन करा दूंगा टॉपिक्स का, ठीक है। लेकिन कंटेंट यही कराऊंगा जो आता है, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं बच्चों, छोड़ दिया तो बात खत्म हो जाएगी, फिर नहीं आएगा, कभी लाइफ में नहीं आएगा, कभी नहीं आता फिर। तो एक एक कंटेंट को हमें, और मैं वर्कबुक भी साथ में सॉल्व करा रहा हूं, आपने देखा ही होगा कि मैंने ट्यूटोरियल में वर्कबुक के क्वेश्चंस भी लिए हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी लूंगा धीरे धीरे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दिस इज दी थॉरो कंटेंट, पूरा का पूरा कंटेंट है बच्चों, है ना। तो इस बात को समझो और इस चीज को फॉलो करो। अगर आप लोग, मैं देखता रहता हूँ बहुत बार क्या होता है कि आप लोग बस कमेंट सेक्शन में बैठ के टाइम पास कर रहे हो, मत करो, ये अपने साथ टाइम पास नहीं करो बच्चों, आप बहुत स्मार्ट हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री,
लोग बहुत स्मार्ट हो, बट आपको सही डायरेक्शन अपनी एनर्जी बर्न करने की आवश्यकता है। आपके पापा जैसी बातें कर रहा हो, लेकिन पापा लोग तो सही होते ही हैं, मुझे पता भी। तुम्हें लग रहा होगा कि पापा लोग सही बातें नहीं करते हैं, लेकिन जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, समझोगे, तो तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से, इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करो बच्चों। बाद में आप मुझे खुद ही बोलोगे भैया आपने बिल्कुल ठीक समझाया था, है ना। तो ये सारी चीजें करो, ऐसा नहीं कि आप लोग यहां पर आए और बस देख कर चले गए, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से करो, ध्यान से करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, करेक्ट है। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान से समझो। चलो बातें बहुत हुई, अपन लोग क्या करते हैं, इसी तरीके का और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। देखो कैसे लेंगे बच्चों, केस 3 लेते हैं, केस 3 लेते हैं बच्चों। केसेस बढ़ाते जाएंगे। जैसे अभी तक हमने सिर्फ पहले वाले केस में क्या किया था, एक दो ब्लॉक और एक पुली लिया था, फिर हमने एक सरफेस भी ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इंक्लाइन प्लेन भी ले लेते हैं बच्चों। देखो हर जगह सेम तरीके से कॉन्सेप्ट आएगा। मान लो इंक्लाइन प्लेन ले लिया हमने, ठीक है, ये लो इंक्लाइन प्लेन, यहां ब्लॉक रखा है एक, ठीक है बच्चों, यहां एक पुली बना दिया हमने, ठीक है बच्चों, ये रहा आपका, ये रहा आपका ब्लॉक। ओके, मैनुअली करना पड़ता है इसे, तो ये रहा आपका। अब ये ऐसे आया और एक यहां पर हमने ब्लॉक और लटका दिया, तो ये हो गया आपका M1, ये हो गया M2, और ये हो गया एंगल थीटा। यहां पे क्या क्या दिया है, सब कुछ सेम, स्ट्रिंग, पुलीज, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, एंगल थीटा दिया, और यहां डेटा क्या दिया, M1 दिया, M2 दिया और थीटा दिया। स्मूथ सरफेस है, ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली स्मूथ है, तो फ्रिक्शन कहीं पे कंसीडर नहीं रख रहे हैं, और ये दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, ये और ये कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। नो कॉन्टैक्ट बिटवीन M2 और ये वाला सरफेस, ठीक है। तो यहां पर सीधा तुमसे पूछेगा फाइंड 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 एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2, ठीक है बच्चों, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। तो आप लोग फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो आप इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट से होगा तो बिल्कुल आसानी से कर लोगे। कैसे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होगा, आप इसका एफबीडी बनाओ, फिर इसका एफबीडी बनाओ, फिर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मानोगे, फिर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मानोगे, करेक्ट है बात। फिर दोनों का एफबीडी बनाओगे, दो अलग अलग इक्वेशन आएगी, फिर तुम दोनों को मिला के सॉल्व करोगे। दोनों में अब देखो अलोंग द स्ट्रिंग तो एक्सेलरेशन सेम होगा स्टेटमेंट A2 से। स्टेटमेंट A2 याद है कि अगर एक पुली है जो कि फिक्स है कहीं पे, इसके अलोंग एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा, करेक्ट है। तो वही इसका अगर ए ऊपर की तरफ है, इसका ए नीचे की तरफ होगा। ओवरऑल डायरेक्शन तो सेम नहीं है, बट अलोंग द स्ट्रिंग अगर हम मेंशन कर देते हैं तो सही है बिल्कुल बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अब सिंगल लाइन कैसे करेंगे, अब तुम्हें सिर्फ स्ट्रिंग के लॉन्ग फोर्सेस की चिंता करनी है बच्चों, ध्यान से समझना, स्ट्रिंग के लॉन्ग फोर्सेस की चिंता करनी है। तो स्ट्रिंग के लॉन्ग कौन सा फोर्स होगा, देखो ये टेंशन इंटरनल होगा, ये M2G नीचे की तरफ आ रहा है बच्चों, ठीक है, पक्का है। इधर क्या होगा, अब इसका तो कंपोनेंट, अब देखो इसमें जो mg का कंपोनेंट, देखो यहां पर बहुत सारे फोर्सेज होंगे, एक नॉर्मल भी होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा बच्चों, देखो ये, और एक mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, और ये टेंशन जो होगा वो इंटरनल होगा, तो इंटरनल फोर्सेस नहीं दिखाएंगे, ये और ये नहीं दिखाने की आवश्यकता है। इंटरनल फोर्सेस F इक्वल टू में पे लगाते ही नहीं हम लोग, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है वही मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर एक्चुअली mg नीचे की तरफ आएगा यहां, और जब तुम कंपोनेंट लोगे तो ये अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट ले लो बच्चों, ये cos थीटा होगा और ये sin थीटा होगा, ये रट लो, अब रट लो, अब बार बार कंपोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, तो रट लो। तो ये वाला बच्चों क्या आएगा, M1G sin थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा बच्चों, M1G cos थीटा, ठीक है, M1G cos थीटा, सबको दिख रहा होगा, ये बड़ा कर देता हूं देखना है तो, M1G sin थीटा, M2G cos थीटा, बिल्कुल ठीक है, आई थिंक इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रहा होगा। ये M1G sin थीटा, M2G cos थीटा, करेक्ट है बात। अब अगर हमें नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग देखना है, ठीक है, ये हो गया, ये स्ट्रिंग अलोंग कौन कौन सा फोर्स है, एक M2G है और एक M1G। अब एक्सेलरेशन के ऑब्वियसली अगर ये स्ट्रिंग फिक्स पुली पे फिक्स्ड है, अगर फिक्स पुली पर इसके ऊपर से पास हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग आप इधर मान सकते हो या तो इधर मान सकते हो, ध्यान से समझना, है ना, या तो आप इधर मान सकते हो बच्चों, या तो आप इधर मान सकते हो। किधर मानना चाहते हो, आपकी मर्जी, जिधर मान लो। अब आपका थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने को, आप चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो। अगर आपने मान लो इधर की तरफ मान लिया, मान लो आपने इधर की तरफ अलोंग द स्ट्रिंग माना, तो बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होगा, दो ही फोर्स है अलोंग द स्ट्रिंग, एक M2G और एक M1G sin थीटा है। तो अब ऑब्वियसली अगर आपने M2G की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना तो ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा फोर्स होगा। तो सीधा कैसे लिख देंगे बच्चों, कैसे लिख देंगे, M2G, सीधा सिंगल लाइन, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, M2G माइनस M1G sin थीटा बच्चों, sin थीटा इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A बच्चों।
M1 प्लस M2 क्यों किया? ये बच्चे बार बार कहते हैं नहीं भाई पूरे सिस्टम है, सिस्टम अपना क्या है, सिस्टम नहीं बनाया हमने, क्या बना लेते हैं ऐसे करके सिस्टम है, ये सिस्टम है, इधर की तरफ लग रहा है एक्सटर्नल 4 M2G और इधर की तरफ लग रहा है M1G साइन थीटा बच्चों। तब इसके लॉन्ग देखो ये सिस्टम है, तो इसमें तो ध्यान देना, इसमें तो दो फोर्सेज आ रहे हैं ना बच्चों, इसमें दो फोर्सेज आ रहा है और दो ब्लॉक्स हैं M1 प्लस M2, तो ये M1 है बच्चों और ये है M2। तो ये समझ में आया, तो हमें ए जो आ रहा है हमारा यहाँ पे, जो ए आएगा वो आएगा सीधा सीधा M2G माइनस M1G साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2, करेक्ट है? इसमें तो कोई घबराहट नहीं हो रही बच्चों, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा। अब यहां पर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, यहां पर एक चीज बता देता हूं तुम्हें, वो क्या बताने वाली बात है कि अगर मान लो तुमने एक्सेलेरेशन इधर की तरफ माना, जैसे इधर माना तुमने, यहां पे भी तुम दिखाना चाहते हो इधर माना ना तुमने एक्सेलेरेशन, तो डबल लाइन से दिखाते हैं एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन अगर तुमने इधर दिखाया एंड इफ तुमने वैल्यू रखी, मैथमेटिकल वैल्यू रखी, मान लो तुमने M1 M2 की वैल्यू डाल दी यहां पर, अब तुम्हें पता नहीं था किधर एक्सेलेरेट कर रहा है सिस्टम, है ना, तो तुमने M1 M2 की वैल्यू डाल दी यहां पर उठा के, और तुमने जैसे M1 M2 की वैल्यू डाली, ध्यान से सुनना, अगर ए नेगेटिव आ गया, इफ ए इज नेगेटिव, ध्यान से सुनना, अगर ए नेगेटिव आता है इसका मतलब तुमने उल्टी डायरेक्शन मानी थी, उल्टी डायरेक्शन में होगा। अच्छा ये तब तक वैलिड है जब तक फ्रिक्शन नहीं है, ये याद रखना, ये प्रोवाइडेड तभी वैलिड है अगर सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं है लॉन्ग स्ट्रिंग। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप इसको सीधा, फ्रिक्शन क्या होगा तो क्या करेंगे मैं बताऊंगा आपको। फ्रिक्शन होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर जैसे आप ए नेगेटिव आ गया इसका मतलब उल्टी डायरेक्शन में होगा सेम अमाउंट के साथ, उल्टी डायरेक्शन विद सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलेरेशन, मतलब जो आंसर है वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा विद सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलेरेशन, सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलेरेशन, ठीक है बच्चों? अब कहोगे भैया अगर पॉजिटिव ही आ जाता तो क्या होता? तो बच्चों पॉजिटिव अगर आ जाता तो सीधा कहते करेक्ट आंसर है, कुछ नहीं दिमाग नहीं लगाना, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो सीधा करेक्ट आंसर टिक कर सकते हो तुम, करेक्ट आंसर। लेकिन ये सब तभी वैलिड है इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर, अगर फ्रिक्शन इज नॉट हियर, फ्रिक्शन इज नॉट देयर, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है तभी इसको लगाना बच्चों, इस बात को समझना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात अगर समझोगे तो। अगर फ्रिक्शन नहीं है और आपने इधर की तरफ एक्सीलरेशन माना एंड इफ इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, इसका मतलब इधर नहीं है, सेम अमाउंट के साथ इधर एक्सीलरेशन है, और आपने इधर ही माना एंड इफ इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, मतलब सीधा सीधा तुमने सही माना था, डायरेक्शन भी तुम्हारी सही है, डायरेक्शन भी सही है, लो जी हो गया काम, करेक्ट है। कितना आसान है ना? आप सीधा ड्राइविंग फोर्स के कॉन्सेप्ट से एक्सेलेरेशन निकाल ले रहे हो, आप सीधा ड्राइविंग फोर्स के कॉन्सेप्ट से एक्सेलेरेशन निकाल ले रहे हो बच्चों, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल आसान सी बात है। फिजिक्स इज अ फन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हो। अच्छा आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क क्या है, मैं तो कहूंगा कि सबको वेरीफाई करो, सबको वेरीफाई करना, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाना और सबके एक्सेलेरेशन जैसे स्टेप्स अप्लाई करके मैंने तुम्हें बताया था वैसे सबका अप्लाई करके एक्सेलेरेशन निकाल के सॉल्व करना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है ना। ये बहुत अच्छे से समझना है, सबका आंसर सेम आएगा, आना चाहिए। जैसे अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे बच्चों, तो यहां पर जो एक्सेलेरेशन आया था देखो, हमने जो ड्राइविंग फोर्स के कॉन्सेप्ट से किया था, है ना, और ये वाला देखो जो हमने इंडिविजुअल से किया था, तो सेम ही आंसर आया था ना बच्चों, है ना। यहां पर भी M1 माइनस M2G था और यहां पर M1 प्लस M2G था, और यही सेम ड्राइविंग फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से किया तो सेम है, तो सब में आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग आएगा, करेक्ट है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी बनती जा रही है, तुम्हें और थोड़ा लेवल अप करता थोड़ा सा, मतलब अभी 2 ब्लॉक तक डील कर रहे थे, अब सब कुछ मर्ज कर दें, सब कुछ, बस फ्रिक्शन ही रखेंगे बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, केस 4 मान लेते हैं, किसको केस 4 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। इंटरेस्टिंग कहानी करते चले जाते हैं। तो ये मान लो एक इंक्लाइन प्लेन तुम्हारा ऐसे है और एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस और एक वर्टिकल सरफेस ऐसे करके, मतलब आपको समझ आ रहा होगा, ये मान लो एंगल थीटा है बच्चों, ठीक है, और यहां पर एक ब्लॉक है, यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहां पर एक पुली है, ठीक है, और एक पुली यहां पे भी लगा देते हैं। तो ये है आपका ऐसे, ये है आपका ऐसे, ठीक है, और एक यहां लगा देते हैं बच्चों, ओके, ठीक है, और एक यहां लगा देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी हो जाती है। दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3, ठीक है, 3 ब्लॉक है अपने पास, होगी ना बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी।
तो यहां पर क्या होगा, सारी सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस। अब मैं एक मिनट वेट करूंगा, मतलब 20 सेकंड वेट करूंगा, आप सीधा आंसर कर पाओगे अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो। अच्छा, इसका एक्सेलेशन किधर मान लिया, अब देखो ये पूरा का पूरा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो एक्सेलेशन ध्यान से समझना, एक्सेलेशन पूरे सिस्टम का या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, करेक्ट है, या तो ऐसे होगा बच्चों या तो ऐसे होगा। किधर मानना चाहते हो, सीधा पूरे सिस्टम पे एक्सेलेशन। अच्छा, यहाँ पे टेंशन सारे एक्सटर्नल है, अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स देखने की बात करेंगे हम लोग, अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स देखने की बात करेंगे, तो कौन सा फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग होगा, सीधा लगा सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे M3G। अब यहाँ पर देखो इधर T होगा, इधर देखो यहाँ पर T होगा, और इधर भी T होगा, इधर भी T होगा, और ये T होगा, सारे इंटरनल फोर्सेज, इसकी हमें चिंता ही नहीं करनी है। इधर की तरफ एक फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा, सीधा कंपोनेंट ले सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट बच्चों कौन सा होता है, तो क्या अलोंग द स्ट्रिंग ये कंपोनेंट आ रहा है, नहीं, बट लिख देते ताकि थोड़ी कंफ्यूजन हो, M1G cos थीटा, इधर की तरफ नॉर्मल होगा, और ये होगा तुम्हारा M1G sin थीटा, यहां पर भी होगा N2 होगा, और यहां पर M2G होगा, और यहां पर M3G है। तो अब तुम्हें पता है टेंशन दिखाने की आवश्यकता नहीं, टेंशन इस सिस्टम के लिए इंटरनल है, मतलब ना सिस्टम ऐसे है, अगर सिस्टम की बात करें तो ऐसे है ना, एंड देन ऐसे है, देन ऐसे है, और देन ऐसे है। और जो एक्सेलेरेशन है हमने कैसे माना बच्चों, एक्सेलेरेशन हमने ऐसे मान लिया है, ऐसे करके डायरेक्शन, अलोंग द स्ट्रिंग डायरेक्शन इधर की तरफ मान लिया। अगर इधर की तरफ मान लिया तो हमें दिख रहा है कि इधर की तरफ का एक फोर्स है आपका M1G sin थीटा बच्चों, और इधर की तरफ क्या है M3G, करेक्ट है बच्चों। बिल्कुल आसान सी बातें करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे बच्चों। तो बता सकते हो अब नेट फोर्स कैसे बैलेंस करें, इसका मास तो पता ना M1 है, इसका मास M2 है, और यहां पर सिस्टम M1 प्लस M2 प्लस M3 है, ठीक है बच्चों, ओके ऑल राइट। तो ऐसा करते हैं यहां पर, अगर नेट ड्राइविंग फोर्स डालेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स डालेंगे तो कितना होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स किधर होगा, नेट फोर्स इधर होगा भाई, ये ऐसे करके, तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, दो ही फोर्स है स्ट्रिंग के अलोंग, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग दो ही है, ये वाला और ये वाला, तो कितना हो जाएगा बच्चों, M3G माइनस M1G साइन थीटा। अब ये हमने इधर की तरफ माना है, क्योंकि बड़ा, अगर ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ से ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा बच्चों, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू बच्चों क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू बच्चों क्या होना चाहिए, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। आप कहोगे भैया आपने तीनों ब्लॉक के लिए, क्योंकि पूरे सिस्टम में तीनों ब्लॉक लाई करा, देखो ना ये तीनों ब्लॉक ये पूरे सिस्टम के लिए लिखा मैंने, ये अलोंग द स्ट्रिंग पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स, तो ये नेट ड्राइविंग फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग ये हो गया, तो ए तुम्हारा कितना आ गया बच्चों, ए आ गया तुम्हारा M3G माइनस M1G साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 बच्चों, समझ में आना चाहिए, है ना, इतना कुछ डिफिकल्ट तो नहीं बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, एंड अगेन इफ दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी, अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सही होगा आंसर, क्योंकि आप फ्रिक्शन तो कहीं है ही नहीं है, फ्रिक्शन होगा तो उसका अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करो, फ्रिक्शन अभी नहीं आया, अप्रोच की चिंता मत करो। अभी कनेक्टेड होता है कि एक एक करके धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ता है, ऐसा तो नहीं करना एक साथ 5 सीढ़ी चढ़ते हो, एक एक 5 सीढ़ी चढ़ोगे गिर जाओगे, इसलिए एक एक करके धीरे धीरे, अभी फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस किया, फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करूंगा उसके बाद धीरे से, ठीक है, फिर आप उसके हिसाब से सॉल्व करना शुरू, अभी फ्रिक्शन नहीं है, और अगर ए पॉजिटिव आ गया, मान लो अपने M1 M2 सबकी वैल्यू रखी, सबका मैथमेटिकल वैल्यू कुछ रखा, और आपका ए पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है, अगर एक नेगेटिव है इसका मतलब आपका मैग्नीट्यूड तो सही है बट डायरेक्शन उल्टी हो गई, है ना, तो अगर आपने इधर मान के किया एंड इफ इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, इसका मतलब आपका आंसर इस डायरेक्शन में होगा, और अमाउंट सेम होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे, प्लीज 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 ध्यान रखेंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ऑल राइट, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपने एफ इक्वल टू एम में अप्लाई कर दिया, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ ज्यादा खास डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा होगा आपको, है ना, ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो आपके लिए होमवर्क क्या है, आप इस बात को ध्यान रखना, होमवर्क क्या आपके लिए, होमवर्क ये है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल का जो एफबीडी है, सबका अलग अलग एफबीडी बना के आंसर वेरीफाई करोगे तुम लोग, ठीक है, सबका इसका भी सबका आंसर वेरीफाई करेंगे आप लोग, ठीक है, सबका आंसर वेरीफाई करेंगे, जैसे यहां पर मैंने दोनों मेथड से किया है, यहां पर दोनों मेथड से किया है, आपको बाकी 3 केसेस को भी दोनों मेथड से करके आंसर वेरीफाई करना है, बट देखो ये इसमें ऑब्वियसली इक्वेशंस आपकी ज्यादा बनेंगी, जो अभी हमने किया इसमें इक्वेशंस आपकी ज्यादा बनेंगी, करेक्ट है बच्चों। तो अपन लोग क्या करते हैं, आज थोड़ा फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं आपको,
ठीक है। और फिर अगली क्लास में मैं इसके और डिटेल में ले जाऊंगा, और जैसा हमारे पास 1 ही घंटे का टाइम होता है तो हम लोग प्रिसाइजली 1 घंटे में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वो कवर करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, ऐसा नहीं होगी समझ में नहीं आएगा, फटाफट नहीं करेंगे, आराम से अच्छे से करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स अब इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मैं आपके लिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर इंट्रोड्यूस होता तो बस अब ये समझ लो, इसके बाद कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आने वाला, यही लास्ट फोर्स है। इसके बाद इन फोर्सेस के एप्लीकेशन आ सकते हैं, बट ये फोर्स ही रहेंगे, 4 ही फोर्स रहेंगे। कौन कौन से 4 फोर्स बच्चे याद करो? वेट फोर्स, मतलब वजन आपका जो होता है mg। दूसरा नॉर्मल फोर्स, जो दोनों के बीच पेनिट्रेशन को अवॉइड करने के लिए होता था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या होता है आपका? तीसरा क्या होता है बच्चों? तीसरा होता है आपका टेंशन, जो स्ट्रिंग में स्ट्रेच होता है तो बाहर की तरफ धक्का लगता है। ठीक है बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि चौथा क्या है? फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपको, फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है। तो फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, लिखते हैं फ्रिक्शन। चलो जी, लिखना शुरू करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत सारे बच्चे करेंगे भैया क्या है फ्रिक्शनल फोर्स? ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शनल फोर्स पहले ये समझेंगे, ऐसे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा, मान लो आपने एक सरफेस लिया, इसके ऊपर एक बड़ा सा ब्लॉक है, करेक्ट है बच्चों, इसका हेवी ब्लॉक है, और आप यहां पर खड़े हो जाते हो और इसको धक्का मारने की कोशिश करते हो, पास में खड़ा कर देते हो धक्का मारने के लिए। ठीक है, थोड़े टेढ़े हो गए, धक्का मारो ऐसे, मान लो ऐसे टेढ़े हो गए और ऐसे धक्का मारो, ऐसे देखो ऐसे। ठीक है, आप भी हो मान लो यहाँ पे, आपने ऐसे धक्का मारना शुरू कर, लेकिन आप धक्का मार नहीं पा रहे हो, मतलब आप कुछ फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हो लेकिन ये स्लिप नहीं कर रहा है। ऐसे सोचो, आपने कुछ यहां पर, दिस इज फोर्स बाई यू, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये स्लिप नहीं कर रहा बच्चों, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जो ब्लॉक है, ये जो एम के जी का ब्लॉक है, ये स्लिप नहीं करा सकता। ऐसा लाइफ में आपके बहुत बार होगा, आपने कुछ धक्का मारी होगी और स्लिप ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ये जो फोर्स है आपका, ये एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों। ये फोर्स क्या आपका? एक्सटर्नल फोर्स है। अगर आपने राइट की तरफ फोर्स लगाया और ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसका पक्के से मतलब इधर तरफ कोई फोर्स आ रहा है। अब फोर्स कहां से आ रहा होगा? अब देखो, नॉर्मल फोर्स तो बच्चे ऊपर लग रहा है, इसको तो बैलेंस कर नहीं सकता, एमजी भी बेचारा नीचे लग रहा है। तो अगर अगर हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, अगर यहाँ कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आया, कोई अलग से फोर्स नहीं आया है, तो ये इसको एक्चुअली इस फोर्स की वजह से आगे जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहां पर कोई फोर्स है। और वो कौन सा फोर्स है भैया? कौन सा फोर्स है बच्चों? कौन सा फोर्स है? वो है फ्रिक्शनल। ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाता हूं? क्योंकि रफ सरफेस पे लगता है ये स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। तो मैंने पीछे की तरफ सरफेस के लॉन्ग एक टेढ़ा मेढ़ा फोर्स ऐसे दिखा दिया। थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं इसको, ये मस्त टेढ़ा मेढ़ा फोर्स। ठीक है, तो जब भी मैं दिखाऊंगा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाऊंगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, है ना? विजुलाइज हुआ आपको ये चीजें? तो एक्चुअल में क्या है कि अगर आप धक्का जब मारते हो, इसे जब इसको धक्का मारते हो तो इसमें पीछे की तरफ फोर्स आ रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों, है ना? इसी को बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा धक्का लगा दो तो भी स्लिप करता है, तो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है, बट वो एक्चुअल में जितना फोर्स आप लगाते हो उससे जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होना है उससे कम ही एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों केसेस में लगता है, जब रुका हुआ तो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जब स्लाइड कर रहा है तो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? अब इस बात को ध्यान रखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली दो सरफेस के बीच में रफनेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। रफनेस अगर एकदम स्मूथ होगा, एकदम एकदम लाइक यू कैन से आइस स्मूथ होगा, आइस मतलब बर्फ के जैसा स्मूथ होगा, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे मत स्लिप करके निकाल, एक बर्फ को दूसरे बर्फ के ऊपर ऐसे स्लिप कराओ, बर्फ समझ ना, बर्फ है ना, बर्फ की सिल्ली, अगर एक के ऊपर एक स्लिप बहुत तेजी से निकल जाता है, उसमें रुकावट नहीं आती, फटाक से निकल जाए, है ना, है ना? तो ये बात समझना। तो वहां बहुत स्मूथ सरफेस है, तो ऐसा नहीं जीरो होता है, बट बहुत कम होता है, बहुत कम की फर्क ही नहीं पड़ रहा हो उसको। स्मूथ आइडियल एकदम परफेक्टली स्मूथ सरफेस तो मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो आइडियल चीजें तो सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकली ही पढ़ रहे होते हैं, बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे होते हैं। जो रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो दोनों ही केस में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू रफनेस बिटवीन टू सरफेसेस, है ना? रफनेस है ना? तो बेसिकली उन दो सरफेस के बीच में रफनेस होती है, ऐसे रैंडम होती है, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी होता है, जैसे एक इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं इंटर मॉलिक्यूलर, जैसे जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल थ्योरी पर जाए, यहाँ जो होते हैं और जो सरफेस पे होते हैं, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन भी होता है, उसको जाने नहीं देता। तो फंडा क्या होता है
हम लोग अगर डेफिनेशन में लगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू, पहला पॉइंट लिखते हैं, नोट लिखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, दो तीन नोट लिखेंगे। तो एक तो नोट नंबर 1, या नंबर नंबर डाल के कर लेते हैं सिर्फ, नंबर 1, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस्ड, है ना, बिटवीन, ड्यू टू रफनेस ऑफ द, रफनेस between टू surfaces, ठीक है बच्चों, ड्यू टू रफनेस। अगर रफनेस नहीं होगी, परफेक्टली स्मूथ होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो दो सरफेस के बीच में, जैसे ये सरफेस अगर ये नहीं स्लिप हो रहा ना बच्चों, इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर यही बर्फ की सिल्ली होती है और आपसे धक्का मारते हो, तो कोई बच्चा भी आके ऐसे धक्का मारेगा ना तो भी स्लिप कर जाएगा। बर्फ के ऊपर बर्फ रखा होता है तो ऐसे धक्का मारो, अपने आप स्लिप करके निकल जाएगा, है ना भाई, समझ में आ रही होगी। तो इस बात को समझेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स आपका रफनेस की वजह से होता है। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट सी बात है, कि इसकी डायरेक्शन किधर होती है बच्चों। जैसे अब इसकी डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन किधर होती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग और स्लिपिंग टेंडेंसी। स्लिपिंग या स्लिपिंग टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है और होगा, अगर स्लिपिंग या स्लिपिंग टेंडेंसी होगी। स्लाइडिंग या स्लाइडिंग टेंडेंसी बोलते हैं, स्लाइडिंग को रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल देते हैं। मैं आपको बाद में रिलेटिव वेलोसिटी से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि जिधर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा फ्रिक्शन लगता है। जैसे अगर मान लो इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, ठीक है, किस वाले ब्लॉक, बड़े ब्लॉक पे, ठीक है, तो अगर इस बड़े वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी देख लो, मान लो आगे की तरफ, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स पक्के से पीछे लगेगा, है ना। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अपने वेक्टर्स में, काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जब आगे आएगा तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको कि अगर इधर की तरफ वेलोसिटी आता है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, तो इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। करेक्ट है बात। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान से देखना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑलवेज अपोजेस, क्या अपोज करता है, क्या अपोज करता है भाई, स्लिपिंग, स्लिपिंग, ठीक है, या स्लाइडिंग लिख देते हैं, बेटर वर्ड है, स्लाइडिंग और स्लाइडिंग टेंडेंसी, स्लाइडिंग टेंडेंसी। अब टेंडेंसी का मतलब क्या होगा, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग और स्लाइडिंग टेंडेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्लाइडिंग और स्लाइडिंग टेंडेंसी, मैंने ये मार्क क्यों किया, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्लाइडिंग या स्लाइडिंग टेंडेंसी से क्या मतलब है, पहले इस चीज को समझ तो लें अच्छे से, क्या होता है ये, स्लाइडिंग या स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करता है, स्लाइडिंग या स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करता है, इस बात को समझना। जैसे अब यहां पर जब ये, जैसे आप सामने खड़े होकर इसको धक्का मार रहे थे तो स्लाइडिंग थी, स्लाइडिंग टेंडेंसी थी, यहां स्लाइड तो कर ही नहीं रहा था। स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर की तरफ, राइट स्लाइड कर सकता है, इधर की तरफ स्लाइड कर सकता है, लेकिन स्लाइड नहीं कर रहा है, तो ये है इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी। बच्चों ये ध्यान रखना, ये इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बच्चों ध्यान से समझना, ध्यान से करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मतलब समझना है ये, अगर नहीं समझ पाए तो गड़बड़ होगा लाइफ में, है ना। तो ये डायरेक्शन समझ में आना है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ और सॉरी एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ, तो स्लाइडिंग टेंडेंसी इधर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ। करेक्ट है क्या ये बात, आई थिंक आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब अगर मान लो इधर की तरफ स्लिप कर रहा हूं तो ये पक्की बात हो जाती कि ये स्लिप, इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स आता, ठीक है। तो ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा दे रहा हूं, अगली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, आज तो ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। तो क्या बात है कि अगर तुमने देखा होगा कि अगर कोई भारी सा ब्लॉक है, इस बात को दिमाग में रखना और सोचना क्या हुआ है, तो मुझे रीजनिंग बताना क्या हुआ था, तो मुझे बताना कि क्या हुआ था अगली क्लास में, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या हुआ था। अगर मैं एक ब्लॉक को, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक ब्लॉक को, मान लो आपके घर में बेड है ना, इनिशियली जब उसको कई बार धक्का मारते हो, या अलमारी, भारी से अलमारी, उसको धक्का मारते हो तो इनिशियली 4-5 लोग मिलकर धक्का मार रहे होते हैं, ठीक है, 4-5 लोग मिलकर धक्का मार रहे होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, 4-5 लोग मिलकर धक्का मार रहे होते हैं, 4-5 लोग मिलकर धक्का मारते हैं। और अगर अकेले धक्का मारते तो नहीं होता, लेकिन जब 4-5 लोग मिलकर धक्का मारते तो स्लाइड करता है, और उसके बाद अगर एक बंदा भी उसे धक्का मारे तो स्लिप होने के बाद वो आराम से आगे चला जाता है। इतनी भारी चीज को इनिशियली जब स्टेशनरी था तो जब धक्का मारते हो,
ध्यान से सुनना, जब इनिशियली स्टेशनरी था, रुका हुआ था, धक्का मारते तो 4-5 लोग की आवश्यकता होती है, बट जैसे एक बार स्लिप करने लगता है उसके बाद आप अकेले भी उसको धक्का मार के आगे पहुंचा सकते हो। ये आपने बहुत बार नोटिस किया होगा अपने घर में, है ना, छोटी छोटी बातें हम नोटिस करते रहते हैं। तो ये मुझे बताना अगली क्लास में, मतलब इसी में कमेंट सेक्शन में डालना कि क्या हुआ था यहाँ पे, क्यों ऐसा हुआ कि इनिशिएट करने के लिए हमें ज्यादा लोग चाहिए होते थे और फिर बाद में कमेंट। देखो ये फिजिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग, कि हमें सही डायरेक्शन में सोच पाए तो हम फिजिक्स को कर पाएंगे। और फिजिक्स देखो, मजा या तो मजा आ जाता है या फिर बड़ा कंफ्यूजन रहता है लाइफ में। तो मजे से पढ़ोगे तो मजा आएगा तुम्हें, अदरवाइज तो बड़ा गड़बड़ होगा। तो तुम मुझे अगली क्लास में कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हुआ था यहाँ पे, मतलब बेसिकली कि क्यों हमें इनिशिएट, जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल देता हूं ना कि बड़ा सा ब्लॉक है, इसको इनिशियली ऐसे कुछ 4-5 लोग मिलके धक्का मार रहे होते थे, ऐसे 4-5 लोग मिलके धक्का मार रहे होते ना, लेकिन जैसे ही स्लिप होने लगता है उसके बाद आप चाहो तो अकेले भी इसको धक्का मार के आगे पहुंचा सकते हो। करेक्ट है बात ना? तो इसी बात को कर रहा हूं मैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे रीजनिंग बताना। ओके, तो अगली क्लास यहीं से शुरू करेंगे। अभी हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन और डायरेक्शन के बारे में समझा कि जिधर स्लिपिंग या स्लिपिंग टेंडेंसी तो उसको अपोज करता है बच्चों, कुछ भी एक्स्ट्रा अभी हमने। और प्लीज डू रिवाइज दिस क्वेश्चंस। अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस को जो अभी तक हमने किया वहां पर फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करके चीजों को सॉल्व करूंगा। एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, फ्रिक्शन, तो इसके बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन। और फ्रिक्शन इज नॉट द इजी टास्क, फ्रिक्शन इजी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, पर इंटरेस्टिंग है, ये बात मान लो। मतलब हमें समझने के लिए थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, डरा नहीं रहा हूं। अगर आप एफर्ट मारोगे तो मैं गारंटी भी देता हूं आपको आ जाएगा। एफर्ट, जितना एफर्ट डालोगे उतना ही बेस्ट है आपके लिए लाइफ में। ठीक है बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।